और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे। जनरल सर्कुलर मोशन जो था हमारा वो कल तक ही था, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ और सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। कल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बताए थे और आज हमारा है टॉपिक्स डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का जो मीनिंग है कि डायनामिक्स मतलब क्या होता है, इसके पहले काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा था। डायनामिक्स वर्ड जो है वह कॉज, मोशन का कॉज बताता है, मोशन का कारण क्या है, दैट इज़ डायनामिक्स। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन जैसे ही हम बोलते हैं कि डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि सर्कुलर मोशन जो होता है किसके कारण होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सही है, लेकिन वो मिलता किसके कारण है। रियलिटी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वह कोई फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट ए टाइप ऑफ फोर्स, ये एक फोर्स का टाइप नहीं है। कुछ फोर्सेस जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, कुछ फोर्सेस जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाया करता है, तो उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। रियलिटी यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, वो कोई फोर्स नहीं है, ना कोई फोर्स का टाइप है वो। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहला पार्ट जो हमारा होगा कि कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। कार जो सर्कुलर पाथ पे चलेगी, तो उस सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए, वृत्ताकार मार्ग पे चलने के लिए उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए ताकि वो स्किड नहीं करे, फिसले नहीं, एक्सीडेंट नहीं करे, और उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, उसी कुछ इम्पोर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस की हम बात करेंगे इस टॉपिक्स में। तो सबसे पहला यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहला कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। यहाँ पे बोलेंगे कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। तो कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड की बात करते हैं। लेवल से क्या मतलब, फिर यहाँ पे सवाल ये उठ गया कि सर ये लेवल क्या है, ये नहीं समझा। समझो इसको, जैसे कि एक चीज़ ध्यान देना हर हमेशा, एक होता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है रोड का झुकाव। जैसे एक चीज़ करो, यहाँ पे नेशनल हाईवेज पे जाओ तो वहाँ जो सड़कें मुड़ी होती हैं तो उसका एक किनारा उठा रहता है। समझना, यहाँ जो सड़कें मुड़ी होती है उसका एक किनारा उठा होता है। कहाँ पे, नेशनल हाईवे पे जाते हो तो गांव घर की सड़कें होती हैं तो वहाँ पे देखते हो कि लेवल है, वहाँ पे उठा हुआ नहीं रहता, वहाँ पे सड़कें ऐसे मुड़ी हुई होती हैं। एक लेवल होता, एक जैसा लेवल होता है, उसके लेवल में अंतर नहीं होता, प्लान टाइप का होता है। इस एज से, पहला एज से या शुरू के एज से अंत एज तक उसका लेवल एक जैसा होता है। वो बैंकिंग उसको नहीं बोलते। तो जो सड़कें ऐसे मुड़ी होती है, ऊपर उठी होती है एक किनारा, तो उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, लेवल सर्कुलर रोड। ध्यान देना यहाँ पे। तो मान लो हमारा यहाँ पे ये है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ देखना, देखो ये मान लो इस पर गाड़ी चल रही है, ये लेवल सर्कुलर रोड हमारा है, ऐसे सड़कें मुड़ी हुई है। तो पहले इस पर जो गाड़ी चल रही है उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, उस फोर्स की हम लोग बात कर दें। ये जो कार चल रही है उस कार पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, कौन कौन से फोर्स प्रभावी होते हैं। देखना यहाँ, ये हमारा कार है, देख लो क्लियर व्यू दे रहे हैं कार का आगे वाला पोर्शन को, बढ़िया से देखना इसको। ये हमारा ये कार है, ये कार हमारा है, सामने से दिख रहा है कार। इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करता है। सबसे पहले इसका वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सबसे पहले कार चलेगी तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करेगा, कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, कौन कौन सा बल प्रभावी होगा। पहला का mg, और ठीक अर्थ इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, अविलंब प्रतिक्रिया बल, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये जो है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लगेगा। यहाँ कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल। जैसे यहाँ पे mg क्या है, mg है वेट ऑफ कार, कार का भार है वेट ऑफ कार। एंड जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये सब फोर्स लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं इसको। अर्थ की तरफ से लगता है, सब पे, हम पर भी लग रहा है, आप पर भी लग रहा है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का थोड़ा, ये जो एफ है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज घर्षण बल। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, नज़र देना है। हमने कहा कार जो चल रही है कि कार पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, कौन कौन सा बल प्रभावी होता है। सबसे पहले हमने कहा कि इस पर वेट लगेगा नीचे की तरफ, बदले में अर्थ क्या करेगी, इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, किसको बैलेंस कर देगा, एन किसके बराबर हो जाएगा, एन mg के बराबर होगा, ये बैलेंस करेगा। तभी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, हम खड़े हैं, आप बैठे हैं या कुछ भी हैं, तो आपका वेट नीचे लग रहा है, अब बदले में अर्थ क्या कर रही है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है और n बराबर mg, ये बैलेंस कर रहा है। तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। दुनिया की हर चीज़ें, अर्थ पर की हर चीज़ें एग्जिस्ट तभी करती है जब n बराबर mg होता है। अर्थ का जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, बॉडी के वेट को बैलेंस करती है। क्लियर। तो हमने कहा इस पर लगने वाला फोर्स क्या है, पहला mg है, दूसरा n है, तीसरा f है। अब देखो यहाँ ये हमारा रेडियस है। अब ये जो गाड़ी चल रही है, ये किधर ये फोर्स लग रहा है, इसका सेंटर की तरफ फोर्स इधर, और ये हमारा होता है Fc, दैट इज mv²/r। ध्यान देना, यहाँ गाड़ी चलेगी, ये गाड़ी चलेगी तो वो सेंटर की तरफ झुकेगी, किस फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कारण। लेकिन अभी हमने क्या कहा था, यहाँ लिखा है मैंने, डायनामिक्स लिखा है कि डायनामिक्स का क्या मतलब, कारण। और एक और बात मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। कुछ फोर्सेस जो हैं, सम फोर्सेस एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, कुछ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ना, गाड़ी के टायर और रोड के बीच का जो घर्षण बल होगा, वह किसके इक्वल हो जाएगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। फिर से ध्यान दो इस बात पे, हमने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, कुछ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। तो यहाँ पे जो गाड़ी और उसके टायर के बीच, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वह फ्रिक्शनल फोर्स है, वह सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, तो बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स F है, यहाँ पे एक चीज़ लिख देता है, ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये किसको बैलेंस करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। हमने तुरंत अभी कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, यहाँ कोई फोर्स जो है वो एक्ट करता है या वही फोर्स बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारा यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे F बराबर क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Fc, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, μn होता है, μn होता है, जान रहे हो। घर्षण बल का फार्मूला याद रखना कि घर्षण बल का फार्मूला होता है μn, और n किसके बराबर था, mg के बराबर। यहाँ पे हो जाएगा μmg, याद रखना, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हो। क्लियर है। Fc तो ध्यान जान रहे हो कि Fc का क्या होता है, Fc होता है mv²/r। यहाँ पे फिर चलो, μn को क्या करोगे, n हम mg कर रहे हैं, ये हमारा हो गया यहाँ पे mv²/r। फिर नज़र दो, ये कैंसिल करो, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ हो गया μg बराबर mv, ये v²/r बच गया, v²/r। यहाँ चलो आगे, फिर ये हमारा v² बराबर μrg, और ये भी हमारा हो गया √μrg। और यही तुम्हारा सेफ स्पीड है सर्कुलर पाथ पे, जो कार और लेवल सर्कुलर पाथ पे जो गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड होकर कितना होना चाहिए, μrg के बराबर होना चाहिए। ये मैक्सिमम स्पीड है। यदि बोलेंगे कंडीशन इसका क्या है, कंडीशन फॉर सेफ स्पीड, यहाँ लिखते हैं कंडीशन फॉर सेफ स्पीड, सुरक्षित चाल के लिए जो शर्त है वो शर्त क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कंडीशन फॉर सेफ स्पीड, सेफ स्पीड। तो गाड़ी के सेफ स्पीड की कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमम है ना, ये हो जाएगा हमारा v < μrg। ये हमारा सेफ स्पीड का कंडीशन हुआ। क्लियर हुआ, ये सेफ स्पीड का कंडीशन। एक बार फिर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा तुमको,
इसमें क्वेश्चन दे देगा कि सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस r है, उस पर भी स्पीड से एक गाड़ी जा रही है, तो उसका सेफ स्पीड का कंडीशन क्या होगा, v मोर देन इक्वल टू म्यू आर जी, लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, बराबर म्यू आर जी, तो हमारा ये कंडीशन होता है। समझ में आया? यही हमारा कंडीशन है इसका, और इसको याद रखना है कि सेफ स्पीड का क्या कंडीशन है, v लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। क्लियर? एक बार फिर देखो, टॉपिक्स हमारा क्या है, टॉपिक्स है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स का मतलब होता है कारण, कॉज क्या होता है सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ सर्कुलर मोशन का कॉज की बात करते हैं तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, लेकिन रियलिटी क्या है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होता ही नहीं। कुछ फोर्सेस हैं, सम फोर्सेस एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स या बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। या हमने कहा कि इस पर गाड़ी चल रही है, लेवल सर्कुलर रोड का मतलब होता है एक जैसा लेवल होना। बैंक, दोनों में अंतर समझो, करो समझ जाओगे। बैंक का मतलब होता है एक किनारा उठा हुआ रहा। जैसे नेशनल हाईवे पे जाते हो, बड़ी सड़कें होती है ना, एनएच का एक किनारा उठा होता है, लेकिन यहाँ पे किनारे उठे नहीं होंगे, ये लेवल एक जैसा लेवल होगा, समतल होगा, प्लान होगा। इसी को क्या नाम बोलते हैं, लेवल सर्कुलर रोड। तो यहाँ पे हमने बोला जो गाड़ी चलेगी तो गाड़ी पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। पहला कहा कि mg, वेट ऑफ कार। दूसरा बोला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। यदि कोई वस्तु रखी हुई है, दुनिया की हर वस्तु जो एग्जिस्ट कर रही है, किसके कारण, उसका वेट नीचे काम कर रहा है, और बदले में अर्थ क्या कर रही है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस पर लगा रही है। दैट इज वाई बॉडी एग्जिस्ट ऑन अर्थ, इसीलिए अर्थ पर बॉडी एग्जिस्ट करती है। एफ यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका फार्मूला म्यू एन और ये म्यू एम जी। ये आया कहाँ से, हम न्यूटन्स लॉ में इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर यहाँ हमारा हमने कहा कि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है। गाड़ी के टायर, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, कुछ भी हो, हम ही चलते हैं तो कैसे चलते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो उसमें टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। हमने बोला था ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, तो यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इसका होता है म्यू एन, अभी जस्ट बताया था। ये एम वी स्क्वायर बार म्यू एम जी, एम वी स्क्वायर बार एम एम कैंसिल हो गया, म्यू जी वी स्क्वायर बार वी स्क्वायर म्यू आर जी, अंडर रूट होगा। ये हमारा हुआ सेफ स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ये हुआ। ये कौन सा स्पीड है हमारा, ये मैक्सिमम स्पीड है कार का। इससे ज़्यादा स्पीड से यदि गाड़ी चलेगी तो स्किड कर जाएगी गाड़ी, एक्सीडेंट कर जाएगी। तो एक ये हुआ। दूसरा हुआ कंडीशन फॉर सेफ स्पीड, लेवल सर्कुलर रोड पे चलने का सेफ स्पीड का कंडीशन क्या है, यही हमारा है भी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। याद रखना है इसको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम बैंकिंग ऑफ रोड की बात करेंगे, पर इसको देख लो। ओके, चलो अब हम बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर दें। बैंकिंग ऑफ रोड, कितने एंगल पे रोड को बैंक होना चाहिए, कितना ऊंचा उठा होना चाहिए, इन सारी बातों की भी चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे। देखो यार, और लिखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। रोड्स, ये विदाउट फ्रिक्शन है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन। अब समझो इसको, बैंकिंग ऑफ रोड, रोड बैंक्ड क्यों होता है, सड़कें एक किनारे पे उठी हुई क्यों होती है, ऐसे सड़कें उठी हुई क्यों होती है। फॉर सेफ स्पीड ऑफ द कार, सीधा लिखते हैं कि आउटर एज ऑफ द रोड,
outer edge of the road is little raised to avoid skidding of vehicle. To avoid skidding of vehicle, समझना इसको। हमने कहा कि रोड का बाहरी किनारा थोड़ा सा उठा रहता है, लिटिल रेज्ड बोला, लिटिल रेज्ड थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा उठा हुआ। समझना इसको। हमने क्या कहा कि आउटर एज ऑफ द रोड इज लिटिल रेज्ड टू अवॉइड स्कीडिंग ऑफ व्हीकल। व्हीकल के स्पीड को अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए सड़क का बाहरी किनारा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है। या ऐसा करते हैं कि फॉर सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल, कार हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, 4 व्हीलर ट्रक, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसके सेफ स्पीड के लिए बाहरी किनारा को कुछ इस टाइप से बनाया जाता है कि थोड़ा सा डिटेल्ड थोड़ा सा उठा होता है। उठे होने के पीछे एक ही कारण है कि फिसलन से गाड़ी बचे या वो सेफ स्पीड से चले, उसका नियंत्रण में रहे, यही मेन कारण इसका है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए। इसके लिए थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं, आराम से देखना इसको, देखना आराम से इसको। वहाँ पे हमारा क्या था? लेवल सर्कुलर रोड था। यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा उठा हुआ, किनारा उठा हुआ है। ये सड़क की चौड़ाई है और यहाँ देखना ये उठा हुआ, इस टाइप से उठा हुआ है। यहाँ पे मानो इस जगह पे ये गाड़ी मान लो, ये वाला फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन करेंगे कहानी बदल जाएगी। अभी क्या है? विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अक्षय तुम देखो सबसे पहले कि यहाँ पे हमारा ये टेढ़ा है, ऐसा है, ऐसा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा ना, टेढ़ा दिख रहा है ना, समझना। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ाते हैं। ये हमारा इस टाइप का है, ऐसा है, देख लो, इस ढंग से ऐसा देखो, ऐसा है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो इस टाइप से तो नहीं होगा, इस पे 90 बनाएगा नहीं, इस टेढ़ा पे। तो समझना यहाँ पे ये हमारा है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा झुका होगा ताकि 90 दिखे। ध्यान से देखना, देख ये 90 दिख रहा है, ऐसा होता तो सीधा 90 है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा उठा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन इस टाइप से होगा। यही बात यहाँ पे आएगी, देखना ध्यान से। यहाँ ये हमारा मानो कि सीधा, ये तो गया, ये हमारा mg है, ये तो सही है। चलो अब हमारा क्या हो रहा है कि ये देखना, इधर नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है, ये वाला पार्ट हमारा, ये नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है, ये n हमारा है। को ऐसा क्यों कर दिया? फिर सुनो एक बार। हमने कहा कि हमारी सड़क ऐसी इस टाइप से उठा हुआ है तो नॉर्मल तो ऐसा होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। ये देखो, यही से समतल है, ये सीधा प्लेन है, इस पर यदि ये चलेगा, नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन ऐसे जैसे करेंगे ना, इस पर ऐसा हो जाएगा। तो वही हाल यहाँ पे देख रहे हो। अब मान लो कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये हमारा यहाँ थीटा एंगल, तो ज्योमेट्री जानता है, ये भी थीटा होगा। तो थीटा होगा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा n cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा n sin थीटा होगा। यहाँ पे और एक सी बात ध्यान देने वाली बात, फार्मूला को रट्टा मार देंगे, याद कर लो फार्मूला को सीधा सा। बैंकिंग एंगल कितना होना चाहिए? ये थीटा जो है झुका हुआ कौन है? ये बैंकिंग एंगल इसको कहते हैं। थीटा को क्या कहते हैं? ये जो थीटा हमारा है ना, इसको बैंकिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकिंग एंगल। इसको झुकाव कोण कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? झुकाव कोण। ये हमारा झुकाव कोण, समझना इसको। इसमें एक n cos थीटा हुआ, क्या n sin थीटा हुआ। नज़र दो यहाँ पे, तो ये देखना, ये तो इसका रेडियस है और ये इसको किसको बैलेंस करेगा? ये हमारा, ये समझना इसे, ये हमारा क्या देगा? ये सेंटीपीटल फोर्स यहाँ पे, F से यहाँ पे क्या है हमारा? mv²/r। समझ रहे हो? इसको ऊपर उठाओ, ये ढंग से चलो, देख रहे हो सेंटीपीटल फोर्स। तो हमारा n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? n sin थीटा क्या बन जा रहा है? n sin थीटा सेंटीपीटल फोर्स बन जा रहा है।
यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम एन साइन थीटा बराबर एम भी स्क्वायर बटा आर और एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। यहाँ पर क्या है, एन कॉस थीटा, ये हमारा एम जी है। डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट हमारा है, ये हमारा सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकंड करो, फ्रॉम फर्स्ट बटा सेकंड भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ लिखा हमने एन साइन थीटा बटा एन कॉस थीटा बराबर, देखो यहाँ पे एम भी स्क्वायर बटा आर बटा एम जी। एम और एम कैंसिल कर दो, एन और एन उड़ा दो। फिर यहाँ पे देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा होगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये भी स्क्वायर बाय आर जी बच रहा है। यहाँ यदि थीटा निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टैन इन्वर्स भी स्क्वायर बटा आर जी। निकल गया बैंकिंग एंगल हमारा। ये हमारा बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला है। कितना बैंकिंग एंगल होना चाहिए, किस एंगल पे रोड को झुका होना चाहिए ताकि उस पर जो गाड़ियाँ चल रही है, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, वो सेफ स्पीड से चले, सेफली चले, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए, थीटा बराबर टैन इन्वर्स बी स्क्वायर बाय आर जी। अब ध्यान देना है। अब तुम कहोगे कि सर इसमें दिक्कत हो रही है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, बार फिर बताते हैं हम तुमको। हालांकि देखो, जब तुम एग्ज़ाम में दोगे ना तो तुम रट्टा मार दो ना कि झुकाव कौन का, सीधा सा याद रखो, टैन थीटा बराबर भी स्क्वायर बटा आर जी। इसको याद कर दो, इसको क्या कर दो, याद कर लो, रट्टा मार दो, हो जाएगा ये हमारा। याद तो रखना पड़ेगा, टैन थीटा भी स्क्वायर बाय आर जी याद तो रखना पड़ेगा। आप समझ भी रहे हैं तो आपको बिना याद रखे कोई उपाय नहीं है, वो रखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमने कहा क्या कि इसका दो कंपोनेंट पहले मैंने बताया है, एक बार फिर बताते हैं। ये मान लो हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा है, इस टाइप का है, ये देखना यहाँ पे। अब तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो नज़र, इसी से बता रहे तुमको, ये हमारा है नॉर्मल, तो ये होगा 90। बात समझ गए। फिर देखना ये है, फिर ऐसे करो, नॉर्मल तो ये होगा। अब यहाँ पे ये देखना, तो एम जी तो ठीक है, नीचे जा रहा है, ये थीटा, ये भी थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा, एक कंपोनेंट एन साइन थीटा, ये एन हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ये एन हमारा, ये क्या यहाँ पे, ये हमारा एन है, ठीक है। तो एन का दो कंपोनेंट हुआ, एन कॉस थीटा हुआ, एन साइन थीटा हुआ। एन साइन थीटा कैसा काम करेगा, सेंटीपिटल फोर्स की तरह, सीधा एन साइन थीटा एम भी स्क्वायर बाय आर डालेंगे और एन कॉस थीटा को एम जी लिख डालेंगे, तो एन कॉस थीटा एम जी हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट बाय सेकंड, एन साइन थीटा बटा एन कॉस थीटा एम भी स्क्वायर बटा आर बटा एम जी। एम एम कैंसिल हो गया, बच गया भी स्क्वायर बटा आर जी। टैन थीटा निकल गया हमारा, निकल गया। रट्टा मार दो, इसको याद कर जाओ, और बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद और 11 में भी जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, वो भी इसको देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 11 में जो बच्चे हैं, जो आपका भाई है, कोई भी है, उसको देखने बोलिए, बहुत बहुत फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे अब एक चीज़ और उठ रहा है सवाल कि कितना ऊंचा उठा होना चाहिए सड़क को, हाउ मच शुड द रोड बी रेस्ट, सड़क को कितना ऊंचा उठा होना चाहिए, तो उसकी भी बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो एक बार, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा सारी कहानी बदल जाएगी। देखो यहाँ हम दे रहे हैं कि हाउ मच शुड द रोड बी रेस्ट। यहाँ दे रहे हैं, हम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हाउ मच शुड द रोड बी रेज्ड, रोड को कितना ऊंचा उठा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि रोड को कितना ऊंचा उठा होना चाहिए। ये क्वेश्चन मान लेते हैं कि रोड जो हमारा है ना, ये एच ऊपर उठा हुआ है,
कितना ऊंचा उठा है, h। और ये हम सड़क की चौड़ाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम सड़क की चौड़ाई ये हम b मान लेते हैं, ये सड़क की चौड़ाई। ये b को क्या माना, b हमारा विड्थ ऑफ रोड, सड़क की चौड़ाई, विड्थ ऑफ रोड मतलब विड्थ क्या मतलब सड़क की चौड़ाई। h हम बोलते हैं रिक्वायर्ड हाइट, जितना उठा होना चाहिए, रिक्वायर्ड हाइट बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड हाइट। तो सीधा सा तुम्हारा सवाल उठ गया ना यहाँ पे, कितना ऊंचा उठा होना चाहिए। इस फिगर में काम करो, tan थीटा h/b होगा क्या है, h यहाँ हाइपोटेनस मत मान लेना, h p/b होता है ना, सॉरी वहाँ p है, h को हाइपोटेनस मत मानना, वो ऊंचाई हमने बोला है कि tan थीटा लिखेंगे फ्रॉम फिगर, चित्र से, फ्रॉम फिगर यहाँ पे दो, ये हमारा tan थीटा कितना होगा, या tan थीटा h/b होगा, h/b, थीटा है हमारा p/b, क्लियर। tan थीटा का मान अभी क्या निकाले थे, अभी निकाला था हमने v²/rg, ये क्या है हमारा h/b, निकालना क्या था, h निकालना है, तो h हम निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे v²/rg, यहाँ पे b कर देंगे, ये हमारा फार्मूला सेट कर गया और इसी से हम इसको बना देंगे। क्लियर हो गया, रोड को कितना ऊंचा उठा होना चाहिए, क्लियर हो गया, देख रहे, यही हमारा कंसेप्ट इसमें है। पहला कंसेप्ट था कि बैंकिंग एंगल कितना होगा, तो बैंकिंग एंगल की बात हमने की, तो tan थीटा v²/rg हम लोग निकाल लें, कुछ कितना ऊंचा उठा होना चाहिए ये भी देख रहे थे, फार्मूला में b से गुना कर दो, b क्या है रोड की चौड़ाई है, कर दिया गुना इसको, क्लियर। अब एक क्वेश्चन डालते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन डाल रहे हैं, देख लो यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन हम, ए कार इज मूविंग ऑन ए banked circular road, banked circular road, road of radius 90 मीटर। हमने कहा एक कार है जो बैंक सर्कल रोड पर चल रही है, जिसका रेडियस कितना है 90 मीटर यहाँ पे, ठीक है। इफ बैंकिंग एंगल भी झुका कौन, बी 45 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, find the speed of the car with which it can move, it can be moved, it can be moved, घूम सकती है। हमने कहा एक कार जो है ना मुड़े हुए सर्कुलर पाथ पे जिसकी त्रिज्या 90 मीटर है उस पर घूम रही है। यदि बैंकिंग एंगल किसको कहते हैं, ये झुकाव कोण को कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं, ये झुकाव कोण को कहते हैं। समझना एक बार इसको। एक कार इज मूविंग ऑन ए बैंक सर्कुलर रोड, एक मुड़ी हुई सड़क पे एक कार घूम रही है, टर्न ले रही है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 90 मीटर। यदि झुकाव कोण 45 डिग्री है तो विथ फाइंड द स्पीड ऑफ द कार विथ विच एच कैन बी मूव्ड। हमने कहा तो कार का स्पीड निकालो जिससे वह घूम सकती है।
तो सीधा तुम्हारा फार्मूला क्या था यहाँ पे, एक सिंपल सा फार्मूला हमने अभी बोला था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है v² बटा RG होता है। क्लियर। यहाँ पे चलो tan थीटा की जगह पे क्या दोगे, tan हमारा 45 डिग्री है क्योंकि हमारा बैंकिंग एंगल कितना है 45 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे v², रेडियस का मान डाल दो, यहाँ 90 है और g का मान tan। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा कि g बराबर tan मीटर। ये दिया रहेगा तुमको, या मान लो नहीं दिया हुआ है तो तुम अपने कॉमन सेंस से देख लो। बाय द वे जी नहीं दिया हुआ है तो देखोगे कि किससे हमारा होल नंबर आ रहा है। यहाँ पे फिर देखो tan 45 का कितना हो रहा, 1 हो रहा। ये हो गया हमारा v² बटा 900। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि v² बराबर कितना हो गया, ये 900 हो गया। यहाँ पे v की बात कर रहे हैं, √900 कर दो। जब √900 होता है इसका मान कितना आएगा, ये हमारा 30 मीटर पर सेकेंड होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। यही हमारा था इसमें कि एक बैंक सर्कल रोड है, एक मुड़ी हुई सड़क है जिस पर कार मूव कर रही है, जिसका रेडियस कितना है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 90 मीटर। यदि कहा कि बैंकिंग एंगल यदि झुकाव कोण 45 डिग्री है तो कार किस स्पीड से घूम सकती है। तो सीधा सा अब झुकाव कोण की बात आ गई, रेडियस दिया हुआ है, बैंकिंग एंगल दिया हुआ है, सारी चीज़ दी हुई है और यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है कार का। सीधा tan थीटा v² RG लगाएंगे। tan 45 v² 90 × 10, r का मान 90 है और tan हमारा g का मान है। तो यहाँ 1 बराबर v² 900, v² 900 हो गया, लिखा ली। क्लियर है। तो आज आपने देखा कि कार ऑन ए लेवल सर्कल रोड सेफ स्पीड क्या होना चाहिए। मैंने बोला कि इसकी शर्त जो है, इसका जो कंडीशन है v < μRG पढ़ दिया उसको। मैक्सिमम स्पीड कितना था μRG, मास पे निर्भर नहीं करता, याद रखना। देखना यहाँ पे वो जो मैंने पहले बताया अभी कि ये क्या देख रहे हो, इंडिपेंडेंट स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ, v क्या होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास से स्वतंत्र है। मास से कोई मतलब नहीं है। बोलेगा तुमको कि 100 kg का बाइक है और 1000 kg 500 kg की कार है तो किसका कितना स्पीड होना चाहिए, तो सीधा क्या बोलोगे कि हमारा वो मास पे निर्भर नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास का क्या मतलब हुआ कि मास पर या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमास से स्वतंत्र, मास से स्वतंत्र का मतलब होता है इस पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर, ये ध्यान रखना हर हमेशा। तो इसमें हमने बोला कि इसका सेफ स्पीड मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड है तो सेफ स्पीड की शर्त हमने क्या कही, हमने बोला कि v <= क्या हो जाएगा, ये हमारा μRG होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है लेवल सर्कुलर रोड के लिए हमारा, जो मैंने पहले अभी तुमको बताया। क्लियर है। चलो यहाँ तक। और आज आपका जो है मैंने 2 बताया, कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड, बैंकिंग ऑफ रोड बताया, विदाउट फ्रिक्शन बताया। कल फ्रिक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।